पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रानी का फोन आता है। सामने वाले की आवाज सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बाहर की तरफ जाने लगती है। ठीक उसी वक्त चंचल सीढ़ियां उतर रही थी। उसने रानी को ऐसे घबराते हुए बाहर की तरफ जाते हुए देखती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे आवाज भी लगाती है पर वो नहीं सुनती। वो बाहर चली जाती है। चंचल के कदम आरोही के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जाकर वो देखती है कि सामने बेजान सी आरोही बेड पर पड़ी है। ठीक उसी वक्त सम्राट घर आता है। वो आते ही सबसे पहले आरोही के कमरे की ओर बढ़ जाता है। होठों पर सिगरेट रखे वो तेजी से आरोही के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है कि तभी चंचल कमरे से बाहर आ रही थी। दोनों ही टकराते टकराते बचते हैं। ना ही सम्राट कुछ बोलता है ना ही चंचल। दोनों अभी वहीं थे कि तभी रानी वापस आती है। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी थी जिसने नर्स के कपड़े पहने हुए थे। सम्राट की नजर उन दोनों पर जाती है। उसने रानी को देखते हुए सवाल किया, तुम कहाँ गई थी आरोही को छोड़कर? कहाँ से आ रही हो तुम? रानी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ गई थी तुम? चंचल ने भी उससे पूछा। रानी ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए कहा, वह एक्चुअली मुझे अर्जेंटली किसी गांव से अपने गांव जाना पड़ रहा है। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगी और तब तक अंजू आरोही मैम की देखभाल करेगी। उसने अपने पास खड़ी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। सम्राट ने उस लड़की की ओर एक नजर किया। रानी ने कहा, इसे भी डॉक्टर रॉय ने ही भेजा है। आप चाहे तो डॉक्टर से फोन पर बात करके पूछ सकते हैं। सम्राट उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। वो अंजू को आरोही के पास रहने की इजाजत दे देता है। रानी तुरंत वहां से चली जाती है क्योंकि उसके पति को पकड़ रखा था सुमेर के दोस्तों ने और उसी जान से मारने की धमकी दी थी रानी को। रानी भी घबरा जाती है। जो सुमेर कहता है वो वही करती है। अंजू आरोही के पास चली जाती है। सम्राट वहीं अपनी बहन के पास बैठा रहता है। चंचल चली जाती है किचन में। इधर सुमेर अपनी गाड़ी चलाते हुए मन ही मन, बस तेरा खेल खत्म आरोही। देखता हूँ मैं सम्राट कैसे बचाता है तुझे। तेरी मौत का सामान तो मैं भेज ही चुका हूँ तेरे पास। पहले उस समीर को मारा, अब तुझे ठिकाने लगाऊंगा मैं। और तेरी मौत के बाद तो सम्राट और रोहन, वो दोनों खुद ही खत्म हो जाएंगे। बेहद गुस्से से वो ये सब कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है जो कि तनु का था। तनु का नंबर देखते ही उसके होठों पर शातिर मुस्कान फैल जाती है। वो झट से उसके फोन को उठाते हुए बेहद दिलकश अंदाज में कहा, आई मिस यू सो मच जान। सामने से तनु ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, रहने दो, तुम तो ना मुझे मिस करते हो और ना ही प्यार करते हो। बस बातें बनाना आता है तुम्हें। सुमेर ने मुंह बिगाड़ते हुए मन ही मन, प्यार माय फुट, जी में तो आता है कि तेरा गला ही दबा दूं। अगले ही पल वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा इतनी सारी शिकायतें हैं मुझसे, वो भी मेरी जान को? तनु ने इतराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, बिना बताए गायब हो जाते हो और कितने दिनों से तुमने तो फोन भी नहीं किया। ऐसा थोड़ी ना होता है। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि तनु भी अब उसे चाहने लगी है। यही तो चाहता था सुमेर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी जान, किसी काम में फंस गया हूँ, पर तुम्हें देखने के लिए मरे जा रहा हूँ। जल्दी से रेडी होकर आओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और हाँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। तनु खुशी से झूम उठती है। तभी उसे करुणा जी का ख्याल आता है। कुछ सोचकर मन ही मन, ऐसे तो तू बस घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी और सुमेर से मिलने नहीं जा पाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तनु लग जाती है अपनी प्लानिंग में।
दूसरी तरफ अंजू आरोही के पास चली जाती है। उसे इंतजार था सुमेर के ऑर्डर का। कुछ देर सम्राट भी वहीं आरोही के पास बैठा रहता है। उसके बाद वो भी उड़ता है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, बिरजू एक कड़क चाय बनाकर लाना। इतना कहकर वो कमरे में चला जाता है। चंचल उस वक्त किचन में थी। उसने सम्राट की आवाज सुनी तो वो बिरजू के इंतजार किए बिना सम्राट के लिए चाय बनाने लगती है। सम्राट अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर सोफे पर बैठा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। उसे लगता है कि बिरजू आया होगा। वो अपने मोबाइल में कुछ करते हुए कहा, अंदर आ जाओ। चंचल धीरे से दरवाजा खोलती है, अंदर आती है। सम्राट नजर झुकाए मोबाइल में कुछ देख रहा था। उसे तो चंचल के आने का भी पता नहीं चला। तुम्हारी चाय। चंचल की मीठी सी आवाज सम्राट के कानों से टकराती है। वो तुरंत अपनी नजर उठाकर ऊपर चंचल की तरफ देखता है। हाथ में ट्रे लिए चंचल उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर सम्राट को बहुत हैरानी होती है। तुम्हें किसने कहा था मेरे लिए चाय बनाने के लिए? सम्राट सर्द आवाज में बोलता है। वो बिरजू किचन में नहीं था तो मैंने चाय बना दी। ये कहते हुए वो चाय का कप टेबल पर रखती है, वहां से जाने लगती है। पीछे से सम्राट ने कहा, तुम रणवीर सिंह की पोती ही हो ना? ये सुनते ही चंचल के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर सम्राट को देखती है, मानो पूछ रही हो क्या मतलब। सम्राट उसकी आंखों का मतलब समझकर बोलता है, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर? आज तक कोई तुम्हारी सुध लेने तक नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूँ। अजीब है ना, तुम उसकी पोती ही हो ना? तुम्हारी तो किसी को कोई फिक्र भी नहीं है। ये सुनते ही चंचल की आंखें नम हो जाती है, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश करती है पर सम्राट से छुपा नहीं पाती। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, पर सम्राट को कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों पूछ लिया। उसकी नम आंखें देखकर सम्राट को पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था। चंचल की वो आंसू भरी आंखें उसे एक पल के लिए बेचैन कर गई। कितना दर्द था उसकी आंखों में, वो तो सम्राट ने भी देखा था। अभी तक सम्राट को चंचल की पूरी सच्चाई भी कहाँ पता थी। ना तो उसके माँ बाप के बारे में उसे कुछ पता था, ना ही उसे पता था कि उसके घर वाले उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। यहाँ चंचल रोते हुए अपने कमरे में आती है। सम्राट के शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रहे थे। कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर? आज तक तुम्हें कोई लेने नहीं आया। तुम रणवीर सिंह की पोती ही हो ना? तुम्हारी किसी को कोई फिक्र ही नहीं। सम्राट की बात ने एक बार फिर से उसे उसकी माँ बाप की याद दिलवा दिया। एक बार फिर उसका गम ताजा हो गया। दूसरी तरफ तनु ने अपनी तबीयत बिगड़ने का बहाना किया, ये कहकर कि उसके सिर में बहुत दर्द है इसलिए वो सो रही है। इतना कहकर वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करती है, रेडी होने लगती है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था, जो कि उसके घुटने से ऊपर तक ही आ रहा था। बैकलेस भी था। चेहरे पर गहरा मेकअप, बालों को खुला छोड़कर एक साइड कंधे पर किया हुआ था। उसकी पूरी बैक दिखाई दे रही थी, परफ्यूम छिड़कते हुए खुद से। आज तो सुमेर मुझे देखकर ही सीधा शादी के लिए ही प्रपोज कर देगा और मैं भी थोड़े नखरे करने के बाद हाँ कर दूंगी। बहुत इतराती हुई वो बोल रही थी। इतने में सुमेर का मैसेज आता है, बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारी जान, जल्दी से आ जाओ। तनु का चेहरा खिल जाता है। वो कमरे की खिड़की से कूदकर घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। सामने ही सुमेर की गाड़ी रखी हुई थी। अंदर बैठा सुमेर उसे ही देख रहा था, या फिर यूं कहे कि उसकी जिस्म को देख रहा था। उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तनु भी इतराते हुए अंदर आकर बैठ जाती है। बड़ी ही अदा के साथ गाड़ी के दरवाजे को बंद कर देती है। सुमेर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आज जान से मारने का इरादा है क्या मैडम? वो उसकी जांघ पर हाथ फेरने लगता है। तनु उसके हाथ को हटाते हुए, कुछ भी बोलते हो तुम तो,
इतना कहकर वो सीट बेल्ट पहनने लगती है और इतने में सुमेर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और एक झटके से उसके होठों पर अपना होठ रख देता है और डीप किस करने लगता है। आज से पहले वो तनु के इतने करीब कभी नहीं आया था, पर आज तनु एकदम से सुन्न हो जाती है। वो सुमेर को खुद से पीछे करने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती। सुमेर उसके बालों में अपना हाथ फंसाकर उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर लेता है और उसके होठों को स्मूथ करने लगता है। ये एक वाइल्ड किस थी जो कि तनु से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और ना ही उसने पहले कभी किस की थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इससे पहले कि वो उसे खुद से दूर करती, सुमेर अपने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर से उसके ड्रेस को सरका देता है और अपना होठ उसके कंधे पर रखता। इससे पहले तनु अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करती है और एक जोर का चांटा उसके गाल पर मारती है, जो कि काफी था सुमेर को होश में लाने के लिए। थप्पड़ खाते ही सुमेर को एहसास होता है कि उसके एक गलती की वजह से उसका सारा खेल बिगड़ सकता है। वो तनु की तरफ देखता है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके होठों के किनारे से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो आंसू भरी आंखों से सुमेर की तरफ देखती है और फिर बिना कुछ बोले गाड़ी से नीचे उतर जाती है, अपने घर चली जाती है। अब इसे फिर से शीशे में उतारना पड़ेगा, वरना मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितना कुछ किया है मैंने यहाँ तक आने के लिए और अब मैं पीछे नहीं जा सकता। इस लड़की को तो अपनी जाल में फंसाना ही होगा। ये सोचते हुए वो तनु को फोन करता है। तनु अपने कमरे में पहुंच चुकी थी, अपने बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुमेर का ये रूप भी हो सकता है। उसका फोन रिंग करता है, जो कि सुमेर का था। वो उसका फोन नहीं उठाती, तकिए में अपना चेहरा छुपाए और भी ज्यादा रोने लगती है। सुमेर उसे कितनी बार फोन करता है, पर कोई फायदा नहीं। अब तो उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों खुद पर काबू नहीं रख पाया। गुस्से से भरा हुआ वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जाने अनजाने में सम्राट ने चंचल का दिल दुखा दिया था, पर अब उसे कहीं चैन नहीं मिल रहा था। चंचल की आंसू भरी आंखें बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल बैठा जा रहा था। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए वो सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए मन ही मन, ये क्या हो रहा है मुझे? इस लड़की के आसपास होने से मुझे क्या हो जाता है? क्यों मेरी आंखें एक ही चेहरे पर आकर रुक जाती है? क्यों मेरा दिल करता है उसके साथ बात करने के लिए? कुछ तो बदल रहा है मेरे अंदर। आज तक किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया मैंने। क्यों उसके आंसू मुझे हर बार बेचैन कर देते हैं? वो ये सब सोचते हुए बेड पर बैठ जाता है। यहाँ चंचल अपने कमरे में एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कानों में अभी भी सम्राट की बातें शोर कर रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। रोते हुए वो वहीं लेट जाती है जहाँ ये दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। वहीं सुमेर की भेजी नर्स लग गई थी अपना काम करने में। पहले तो उसने सम्राट का भरोसा जीता कि वो बहुत अच्छे से आरोही का ख्याल रख रही है। वक्त वक्त पर आरोही की सारी खबर सुमेर को वो दे रही थी। सुमेर ने उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आरोही का खेल खत्म करके वहां से निकल जाने के लिए कह दिया था और इस काम के लिए उसने अंजू को 2 दिन का वक्त भी दिया था। 2 दिन भी बीतने वाले थे। शोभा जी अभी तक घर नहीं आए थे और इन 2 दिनों में सम्राट और चंचल एक बार भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए थे। ना तो सम्राट ने कोशिश की कभी चंचल को देखने की या उससे बातें करने की, और ना ही चंचल ने। दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराते थे। पता नहीं क्यों। जब तक सम्राट घर में होता था चंचल ऊपर अपने कमरे में ही रहती। आज वो दिन था जब इन दोनों की किस्मत, दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। रात हो गई थी। सम्राट अभी तक आया नहीं था। बिरजू किचन में बिजी था। नर्स मौका देखती है सुमेर को फोन करती है
सुमेर फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या खबर है, काम हुआ? नर्स ने अपनी जेब से छुपाई एक जहर की छोटी शीशी निकालते हुए बोली, बस काम होने ही वाला है। जहर वाला इंजेक्शन मेरे हाथ में ही है, बस लगाने भर की देर है। और अच्छी बात तो ये है कि सम्राट इस वक्त घर पर नहीं है। ये सुनते ही सुमेर के होठों पर एक जहरीली हंसी आ जाती है। गुड, तो फिर देर किस बात की है? वो जहर का इंजेक्शन आरोही को दो और फौरन वहां से निकलो। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और हंसते हुए बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म आरोही, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई का भी। सुमेर की बात सुनकर वो नर्स जल्दी से वो जहर एक इंजेक्शन में भरती है और जैसे ही वो इंजेक्शन आरोही को लगाने वाली होती है कि ठीक उसी वक्त चंचल पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। चंचल के देखते ही उस नर्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है। चंचल उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो उसे खींचकर एक चांटा मारते हुए बोली, ये क्या कर रही थी तुम? आरोही को जहर दे रही थी। चंचल बहुत गुस्से से बोल रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। तभी नर्स की नजर अंदर की तरफ आ रहे सम्राट पर जाती है। सम्राट को देखते ही वो जल्दी से इंजेक्शन चंचल के हाथ में देते हुए ड्रामा करने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो चंचल? आरोही मैम को मारना चाहती हो, पर क्यों? इतने में सम्राट अंदर आ जाता है। सम्राट को देखते ही नर्स ने कहा, ये देखिए सर, ये लड़की आरोही मैडम को जहर का इंजेक्शन दे रही थी, जान से मारना चाहती थी आरोही मैडम को। वो तो सही वक्त पर आकर मैंने इसे रोक लिया, वरना आज तो आपकी बहन। वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बनते हुए बोली। चंचल हैरान रह जाती है और उसके साथ साथ सम्राट भी। चंचल सम्राट की तरफ देखती है, जो कि कभी उसके हाथों में पकड़े इंजेक्शन को देख रहा था तो कभी अपने बहन को देख रहा था। चंचल ने एकदम से कहा, नहीं, ये झूठ बोल रही है, जहर वाला इंजेक्शन तो ये दे रही थी, आरोही को तो मैंने बचाया है। अरे वाह, पकड़ी गई तो मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बेचारी तो पहले से ही जिंदा लाश बनी पड़ी है और ऊपर से तुम। चंचल सम्राट के पास जाती है और बोली, झूठ बोल रही है ये, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सच क्या है। ये किसी से फोन पर। तब तक तो सम्राट का दिमाग भी खराब हो चुका था। आरोही के मामले में वैसे भी उसका दिमाग काम नहीं करता था। उसकी आंखों में गुस्सा उतर चुका था। वो गुस्से से जलती हुई निगाहों से चंचल की तरफ देखता है। उसकी आंखों की ज्वाला को देखकर चंचल उसकी आंखों का मतलब समझ जाती है। नहीं, मुझे इसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। वो बेबसी से बोलती है, पर सम्राट का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तब ना तो उसे चंचल के आंसू दिखाई दे रहे थे और ना ही उसकी बेबसी। वो गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। गुस्से से लाल हुआ उसका चेहरा, लाल दहकती उसकी आंखें, जिसे देखकर चंचल को बहुत डर लग रहा था। डर के मारे वो पीछे होने लगती है। जितना वो पीछे हो रही थी, सम्राट उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये क्या कर रही थी तुम? मेरी बहन को जान से मारने की कोशिश, हाउ डेयर यू? सम्राट उस पर गरजते हुए बोला। चंचल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सम्राट के रूप में उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आरोही की जान बचाई है, वो पीछे होते हुए बोल रही थी। सम्राट एक झटके से उसकी बाजू को पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, जहर का इंजेक्शन तुम्हारे हाथ में है और तुम कह रही हो कि तुम मेरी बहन को बचा रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए? वो भी उस लड़की के साथ जो पहले से ही एक जिंदा लाश बन चुकी है, उसे मारने चली थी तुम। सम्राट बेहद गुस्से में उसकी बाजू पर अपना दबाव बढ़ाते हुए बोल रहा था। चंचल को बहुत ही दर्द हो रहा था। वो सम्राट के पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, पर सम्राट की मजबूत पकड़ उसकी बाजू पर कसती जा रही थी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम उस रणवीर सिंह की पोती हो। पीछे से वार करना तो तुम लोगों की पुरानी आदत है।
पहले तुम्हारे दादा ने वार किया, मेरे माँ बाप की जान ले ली, फिर तुम्हारे भाई ने किया मेरी बहन की ये हालत करके, अब तुमने वार किया। कितने गिरे हुए और घटिया लोग हो तुम सब के सब। वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था, इतने गुस्से में कि चंचल अंदर तक सहम गई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सम्राट बीच में ही उस पर गरजते हुए कहा, मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने का अंजाम नहीं जानती तुम। गलत किया तुमने, बहुत गलत। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों तुम्हें आज तक कोई लेने नहीं आया, क्यों किसी को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि तुम सब मिले हुए हो। रणवीर समीर के गंदे इरादों में तुम भी शामिल हो। चंचल ने कहा, ये सच नहीं है। एक बार फिर वो दुहाई देते हुए बोली, पर सम्राट कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी तुम। चंचल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो बेबसी से बोलती है। एक पल के लिए सम्राट की नजर ठहर जाती है उसके चेहरे पर, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उसे वही सब याद आ जाता है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। ये कहता हुआ सम्राट उसके बेहद करीब हो जाता है। चंचल पीछे दीवार से लग जाती है। घबराहट की वजह से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, यहाँ तक कि पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर जाती है। तभी नर्स का फोन फिर से रिंग करने लगता है। उसने धीरे से देखा तो सुमेर का फोन था। वो चुपके से बाहर निकल गई। सम्राट अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका देता है ताकि चंचल वहां से निकल ना पाए। वो गुस्से से उसे घूर रहा था। चंचल की नजरें झुकी हुई थी, पता नहीं क्यों। पर जब तुम कहती थी कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, तो तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता था, और सच कहूं तो यकीन होने भी लगा था तुम पर। सम्राट सर्द लहजे में बोलता है, और ये सुनते ही चंचल अपनी नजरें ऊपर उठाकर उसे देखती है। सम्राट उसे देखा और फीका मुस्कुराकर कहता है, पता नहीं क्यों पहली बार किसी पर भरोसा करने का दिल किया, और एक बार फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि ये दुनिया भरोसे के लायक ही नहीं। वो उसके और भी करीब जाते हुए बोलता है। चंचल को समझ नहीं आ रहा था कि सम्राट क्या बोल रहा है। थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्सा कर रहा था और अब इतनी शांति से बात कर रहा है। सम्राट की आवाज में एक दर्द झलक रहा था, वो तो चंचल भी समझ नहीं पा रही थी। सम्राट एक पल के लिए चंचल का चेहरा देख रहा था। ये वही चेहरा था जिस पर आकर उसकी नजरें रुकती थी, जिस चेहरे को उसकी नजरें हमेशा तलाशती थी। लेकिन क्यों, इसका पता तो सम्राट को भी नहीं था। अगले ही पल उसे याद आता है कि समीर ने उसकी बहन की क्या हालत कर दी। अपने भाई को बचाने के लिए चंचल आरोही की जान ले रही थी। ये याद आते ही चंचल के प्रति उसका दिल नफरत से भर जाता है और गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है, और जोर से अपना हाथ दीवार पर वो दे मारता है। चंचल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। सम्राट अपने चलते निगाहों से उसकी तरफ देखता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तैयार हो जाओ चंचल सिंह, अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए। आज तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की थी, या फिर तो तुम अच्छा होने का दिखावा कर रही थी। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने, पर तुम ये भूल गई कि बिना गलती के मैं कुछ नहीं कहता, पर गलती होने पर छोड़ता भी नहीं ये सम्राट सिंह राठौड़। और तुमने तो गुनाह किया है, बहुत बड़ी गुनाह। अब तो रणवीर सिंह चाहे तो भी तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। ये कहते हुए वो जोर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहीं ले जाने लगता है। चंचल लगातार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। वो लगातार अपनी सफाई देते हुए बोली, पर सम्राट का गुस्सा हर पल बढ़ता ही जा रहा था। उसके हाथ की पकड़ चंचल के हाथ पर कसती ही जा रही थी। वो चंचल की एक ना सुनते हुए उसे
लगभग खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है। सम्राट, ये क्या तरीका है? दरवाजे पर खड़ी शोभा जी ने चिल्लाते हुए कहा। सम्राट की नजर शोभा जी पर पड़ती है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, पर वो चंचल का हाथ नहीं छोड़ता। शोभा जी चंचल की तरफ देखती है, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितने तकलीफ में है। चंचल को देखकर उसका पारा गर्म हो जाता है। वो तेज तेज कदमों से सम्राट की तरफ बढ़ती है। तुझे शर्म नहीं आती सम्राट, एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए? क्या कर रहा है तू सम्राट? हाँ, क्या कर रहा है? अपने गुस्से में तो कब से अंधा होने लगा है, सही और गलत का फर्क भी भूल गया। तरस नहीं आता तुझे किसी पर? हाथ छोड़ इसका। लगभग उन्होंने सम्राट की पकड़ से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। आपको पता नहीं है बड़ी माँ, ये लड़की कितनी शातिर और चालाक है। आज अगर ये नर्स सही वक्त पर आई नहीं होती तो ये लड़की हमारी आरोही को जान से मार देती। जहर का इंजेक्शन दे रही थी मेरी आरोही को, और अब चाहती है कि मैं इस पर तरस करूं। ये सुनते ही शोभा जी को भी एक झटका लगता है। वो हैरानी से चंचल की तरफ देखती है। वहीं पीछे खड़ी नर्स के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। चंचल शोभा जी की तरफ देखती है, जो कि अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी, मानो पूछ रही हो क्या ये सच है। चंचल उसकी आंखों का मतलब समझते हुए तुरंत उनके पास जाती है। ये सच नहीं है बड़ी माँ, ये सच नहीं है। ये नर्स झूठ बोल रही है। जहर का इंजेक्शन तो ये दे रही थी, मैं तो इसे। वो अभी बोल ही रही थी कि बीच में ही सम्राट उस पर गरजते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। और कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बड़ी माँ, आप तो मेरा यकीन कीजिए। सम्राट बिल्कुल उसके करीब जाते हुए बोला, मैंने खुद तुम्हारे हाथों में इंजेक्शन देखा था। अब कह दो कि वो भी झूठ है। चंचल सम्राट की तरफ कोई ध्यान दिए बिना शोभा जी के पास जाकर बोली, मैं सच कह रही हूँ बड़ी माँ, मेरा यकीन कीजिए, ये लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी। ये सुनते ही नर्स शक पका जाती है, पर वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देती। अरे अरे, कितना झूठ बोल रही हो तुम। जब बचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो कुछ भी कहानी बनाई जा रही हो। फिर वो सम्राट की तरफ देखकर बोली, सर, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं या मेरी कॉल डिटेल्स भी मंगा सकते हैं। चंचल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को निर्दोष साबित करे। सम्राट का गुस्सा भी हर पल बढ़ता ही जा रहा था। अभी आपको कुछ कहना है बड़ी माँ? ये रणवीर सिंह की पोती है, जिसने धोखे से मेरे माँ बाप को मारा था। इन लोगों पर तो मैं कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। चंचल मन ही मन, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे मैं इस दलदल से बाहर निकलूं? सोचते सोचते एकदम से उसके दिमाग में बिजली दौड़ती है। वो मन ही मन, एक मिनट, ये लड़की अभी किसी से फोन पर बात कर रही थी, इसके बाद आरोही को मारने चली गई। इसका मतलब कोई तो है जो ऑर्डर दे रहा है इसे, जो नहीं चाहता कि आरोही जिंदा रहे। क्योंकि जिसने भी आरोही की ये हालत की है वो कौन है, ये तो बस आरोही ही जानती है। इसका मतलब कि समीर निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। पर कौन है इस पूरे खेल के पीछे? शोभा जी जो कब से सबकी बातें सुन रही थी और अभी तक खामोश थी, क्योंकि उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। आखिर उन्होंने कहना शुरू किया। उन्होंने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम, जो भी नाम है तुम्हारा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब मैं आ गई हूँ, आरोही का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। बड़ी माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? सम्राट बोलता है, पर शोभा जी बीच में ही अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप करवा देती है। ये सुनते ही नर्स तो बहुत परेशान हो जाती है। जिस काम के लिए वो आई थी वो तो अभी तक हुआ ही नहीं, पर इस वक्त वो वहां से चले जाने में ही बेहतर समझती है। सम्राट अभी भी चंचल को घूर रहा था, नफरत से उसे देख रहा था। वो वापस उसका हाथ पकड़ता है
उसे घर से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। शोभा जी उसके पीछे जाते हुए बोले, सम्राट कहाँ लेकर जा रहा है तू उसे? मेरी बात तो सुन। पर सम्राट के सिर पर तो जुनून सवार था। वो लगभग उसे खींचते हुए सामने बने लकड़ी के घर की तरफ ले जाने लगता है। शोभा जी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। वो लगभग सम्राट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट पर कुछ असर नहीं हो रहा था। अगले ही पल सम्राट उसे जोर से अंदर की तरफ धक्का देते हुए कहा, आज से तुम यहीं रहोगी क्योंकि तुम इसी के लायक हो। उसने उसे इतनी जोर से अंदर की तरफ धक्का दिया कि चंचल संभल नहीं पाती है, नीचे गिर जाती है। उसके माथे पर चोट लग जाती है, माथे से खून बहने लगता है। पर आज सम्राट को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सम्राट, शोभा जी एक बार फिर से उस पर गरजते हैं। आप बीच में मत बोलिए बड़ी माँ, ये मेरे और इसके बीच का मामला है। सालों से चलती आ रही हमारी दुश्मनी का मामला है। जमीन पर गिरी चंचल अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। उसके माथे से अभी भी खून बह रहा था। वैसे भी दुश्मनी की शुरुआत इसने ही की, अब खत्म मैं करूंगा, वो भी अपने तरीके से। और आप बीच में नहीं बोलेंगी बड़ी माँ। बेहद गुस्से से सम्राट चंचल की तरफ देखते हुए कहा। चंचल भी बेहद नफरत से अपना चेहरा फेर लेती है। सम्राट उसके पास गोल गोल घूमते हुए बोला, चंचल सिंह, उस घटिया रणबीर सिंह की घटिया पोती। रणबीर सिंह अपनी पोती से बहुत प्यार करता होगा, उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला होगा, कभी कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं दिया होगा, एक राजकुमारी की तरह पाला होगा तुम्हें। फिर वो जमीन पर चंचल के पास बैठते हुए कहा, तो अब तुम तैयार हो जाओ राजकुमारी से नौकरानी बनने के लिए। जिंदगी बदल कर रख दूंगा मैं तुम्हारी, क्योंकि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ हद से ज्यादा बुरा हूं मैं। चंचल बेहद गुस्से से बोली, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये कहकर वो अपना चेहरा फेर लेती है। सम्राट अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, पर तुम्हारे भाई की तरह लड़कियों के इज्जत से नहीं खेलता। अगर ऐसा होता तो अब तक तुम्हारी क्या हालत होती, ये तुम सोच भी नहीं सकती। वो जोर से उसका कंधा दबाते हुए बोलता है। उसकी छुअन से चंचल अंदर तक सहम जाती है, जो कि सम्राट भी नोटिस कर लेता है। अगले ही पल वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, ये तो तुम लोग हो, पता नहीं कैसी परवरिश की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी। तुम्हारे घर में सबके सब ऐसे ही है, घटिया। अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सुनकर चंचल को भी गुस्सा आ जाता है। खबरदार, जो मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी कहा तो, वरना मैं तुम्हारी मुंह नोच लूंगी, गुस्से से उसने गरजते हुए कहा। सम्राट अभी भी उसे घूर रहा था। चंचल ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे परेशानी है तो मुझे बोलो, पर मेरे माँ बाप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। और रही बात मुझे सजा देने की, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा भाई निर्दोष है, ये बात तो मैं जानती हूँ, और ये बात मैं साबित करके ही यहाँ से जाऊंगी। अब तुम चाहोगे तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो विक्रम की आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, तो फिर शर्ती रहो सारी जिंदगी यहीं पर। ये कहता हुआ सम्राट वहां से चला जाता है। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए नफरत से भरी मोहब्बत कहानी पर। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।